तुम्हें लगता है कि जो लोग पूरी दुनिया से छुपते फिर रहे हैं वो इतनी आसानी से सामने आ जाएंगे? कितने दिनों से तो मैं खुद चारा डाले बैठा हूं, अब तक तो मछली फंसी नहीं। वर्धन उसकी बात को समझ ही ना सका। हरे भरे जंगल के बीच जमीन में एक बड़ा घेरा सा बन गया था, जिसे देखकर लगता मानो यहां कोई उल्का आ गिरा हो। उन जल चुके झोपड़ों की राख के ढेरों में से अब भी कहीं कहीं धुआं उठ रहा था। जंगल में दूर दूर तक यहां से उठ रही जल चुकी लाशों की बू और धुएं की गंध फैली थी। मृतकों के शरीरों को कौवे, गिद्ध और सियार नोच रहे थे। इस जिंदा शमशान के बीच वो अधजला आदमी अपने 9 साल के बेटे के साथ अपनी पत्नी का शव तलाश रहा था। उसकी अपनी हालत कुछ ठीक नहीं थी। मांस उसकी हड्डियों से चिपक चुका था और उसमें घाव बनने लगे थे, लेकिन बच्चा बिल्कुल सलामत था। बस वो आखिरी बार अपनी मां को देखना चाहता था, उसका अंतिम संस्कार करना चाहता था। उस रात केवल ये पिता और पुत्र ही उस अग्निकांड से बच सके थे। वो भी मुखिया के आदेश पर उसे पीठ दिखाकर यहाँ से भागना पड़ा था। इस आदमी को मुखिया की आज्ञा थी कि वह चंद्रिका तक यहाँ का समाचार पहुंचाए। वो काला दुशाला ओढ़े समाचार देने महल तक पहुंचा जरूर था, लेकिन उसे वहां पहुंचने में 2 दिन लग गए थे। और जिस शाम वो भद्रपुर पहुंचा था, उसी शाम रानी चंद्रिका को मौत के घाट उतार दिया गया था। वहां से चंद्रिका की हत्या की सूचना पाकर वह जैसे सन्न रह गया। कुछ ही दिनों के फेर में कबीला और मुखिया का पूरा कुल खत्म हो चुका था और अब बची थी बस ये राख। वो आदमी उन राख के टीलों के बीच अपने बेटे को सीने से लगाए काफी देर तक आंसू बहाता रहा और फिर, माई कहाँ है बाबा? उसके बेटे ने उदास स्वर में पूछा तो उसका मन और अधिक अधीर हो गया। उसने अपने बेटे का सिर अपने सीने में छुपा लिया और जोरों से सिसकियां भरने लगा। केवल उसकी पत्नी ही नहीं, बल्कि उसके भाई मित्र पड़ोसी सभी के कंकाल यहाँ बिखरे हुए हैं। कितनी आसानी से राजा वत्स ने ये कुकर्म किया है और इस समय भी वो अपने महल में पूरी सुविधा के साथ दिन बिता रहा होगा। क्या उसे कभी अपने किए पर पछतावा होगा? वो बुदबुदाया तो उसके बेटे ने उसके चेहरे पर देखा, जो कि अब बहुत भयावह दिखता है, लेकिन सिर्फ यही तो है जो उसका पूरा संसार है। नहीं, महलों में रहने वालों को कुटिया में रहने वालों से क्या सरोकार। उसे उसके कुकर्मों का दंड तो इसी जन्म में भुगतना होगा। कुछ सोचकर उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। वो यूं स्त्रियों की तरह विलाप करके समय बर्बाद नहीं कर सकता। उसके पास ज्यादा वक्त है भी नहीं। वही जानता है कि कितना दर्द उसकी नाड़ी के साथ पूरे शरीर में बह रहा है। इस दर्द और तकलीफ से हारकर कभी भी उसकी आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी किसी अन्य सुंदर और स्वस्थ शरीर के लिए। हम क्या करेंगे बाबा? बेटे ने धीरे से पूछा। वो तुरंत कुछ कह ना सका। बस उसकी भरी हुई आंखें आसपास फैले पेड़ों पर सरसराने लगी है। हवाओं की तेज हो गई गति मानो उसे कह रही हो कि बस अब वो उठे और अपने प्रतिशोध के लिए कार्य करे। मैं नियमों को उलट दूंगा, उसने कहा और डगमगाते हुए उठकर खड़ा हो गया। हमारी प्रार्थना यदि सुरक्षा कर सकती है, सृजन कर सकती है, तो संहार भी कर सकती है। हवाओं का वेग जो अब आंधी सा हो गया था, पेड़ों के बीच से पत्ते और धूल उड़ाती हवाओं को चीरते हुए वह जंगल की एक तय दिशा में बढ़ गया। उसे पता था कि चंद्रिका का शव जिस नदी में फेंका गया है, वो इसी जंगल के बीच से गुजरती है। बेकाबू हो चली भीड़ अब धीरे धीरे छंटने लगी थी। जो उपद्रवी थे उनमें से कुछ भाग चुके थे और कुछ को हिरासत में लेकर पुलिस की गाड़ियां निकल चुकी थी। अर्जुन और उसके कुछ साथी अब भी इस मंदिर के सामने से गुजरती सड़क पर तैनात थे। आज सुबह 5 बजे ही इस मंदिर के आसपास भीड़ जमा हो गई थी और एक छोटा सा सांप्रदायिक झगड़ा था जो बढ़कर दंगे में बदल गया था। इस उत्पात में मंदिर के पास की कितनी ही दुकानों को लूटा और फूंक दिया गया। वहां तैनात 2 घायल पुलिसकर्मी भी जिंदा ही आग के हवाले कर दिए गए। जख्मी और मरणासन्न हाल में अर्जुन के थाने का एक हवलदार राम अवतार भी था। वो बच सकेंगे या नहीं, ये कोई नहीं कह सकता। मुश्किल से घंटे भर में उन बेवकूफों ने अच्छी भली तबाही मचाई थी। इस वक्त भी पुलिस के सिपाही घरों और दुकानों में जा जाकर वहां छुपे उपद्रवियों की तलाश कर रहे थे। पक्की खबर थी कि उपद्रव करने वाले वहां के दुकानदार और आसपास के रहवासी ही हैं। इधर अर्जुन मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़ा अपने जबड़ों में बार बार आ जा रहे तनाव को कम करने की कोशिश में था।
उसका बस चलता तो मासूमियत का ढोंग करते इन नौटंकी बाजों को लठ बजाकर ही पूछता कि और कितने गुंडे घरों में छुपाए हुए हैं। अचानक उसकी जेब में मोबाइल बजा। सर, कमिश्नर साहब उसे कम ही फोन करते हैं, इसलिए उनके ऑफिस का नंबर देखते ही अर्जुन के कान खड़े हो गए थे। घटनास्थल के हालचाल पूछ लेने के बाद उन्होंने कॉल खत्म की और अचानक जैसे उन्हें कुछ याद आया। हमें शूट करने के ऑर्डर्स नहीं है अर्जुन, और ना ही यहां किसी तरह की कार दुर्घटना की गुंजाइश है, इसलिए जरा ठंडे दिमाग से काम लेना। कॉल के बाद अर्जुन के दिमाग की नसें जैसे फटने को आ गई थी। उन्हें शूट नहीं करना है, लेकिन हमें तो चाहे जिंदा जला दे ये लोग। वो किलस कर उन सिपाहियों में मिल गया जो घरों और दुकानों की तलाशी ले रहे थे। मंदिर की उस सड़क से काफी दूर एक पेड़ की छाया में पैर फैलाए बैठा आर्यन अपने लैपटॉप पर कुछ देखने में व्यस्त था। उसके चेहरे से ही जाहिर है कि उसे मंदिर के पास या इस जगह हो रही किसी भी घटना से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर तैनात पुलिस इंस्पेक्टर से जरूर पड़ता है। यही है ना अर्जुन राजपूत? उसने मंदिर के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे को हैक कर उस पर चल रहे दृश्य लैपटॉप की स्क्रीन पर खोले हुए थे। मानव, जो उसके पास ही खड़ा था, उसने झुककर स्क्रीन पर देखा। हाँ भाई, मानव और आर्यन पिछले 1.5-2 महीनों से हर रोज इस शहर में हो रही घटनाओं पर नजर रख रहे हैं। यहां हो रही हत्याएं, घटनाएं, लूटपाट और वो सब कुछ जो भी इस शहर से जुड़ा है, क्योंकि इन घटनाओं में से कई सारी चंद्रिका से जुड़ी हैं। कुछ दिनों पहले इंटरनेट पर कुछ अजीब देखा था उन्होंने। इस शहर की एक अधूरी इमारत, एक अपार्टमेंट को लेकर वर्धन नाम के एक आदमी ने अपने YouTube चैनल पर 4 एपिसोड्स डाले हुए हैं। उन वीडियो को देखकर आर्यन ने वर्धन के अगले पिछले सभी वीडियो देख डाले और पता चला कि ये आदमी इसी तरह भूतिया जगहों की छानबीन कर उन्हें रिकॉर्ड करता है। फिलहाल वो उस अपार्टमेंट पर काम कर रहा है, जो कि इसी शहर की सीमा में जंगल के बीच है। उसके इस ताजा वीडियो को पहले से कहीं ज्यादा लोगों ने देखा है। आधे तो इसी शहर से हैं, जिनमें से कुछ अपनी टिप्पणियों में दावे भी कर रहे हैं उस अपार्टमेंट को लेकर कुछ अजीबोगरीब एहसासों के। एक वीडियो में तो वर्धन ने चंद्रिका का नाम भी लिया है और इस अपार्टमेंट के हॉन्टेड होने की वजह बताई है उस जगह के इतिहास को। आर्यन ने कुछ सोचते हुए दोनों हाथ सिर के पीछे बांधे और पीठ पेड़ के तने से टिकाते हुए। वर्धन के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में अर्जुन राजपूत भी है, यानी ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अर्जुन बतौर इंस्पेक्टर शहर में चल रही घटनाओं की जांच कर रहा है और वर्धन अपार्टमेंट की। अर्जुन ही वो ऑफिसर है ना जिसने शशांक के तबेले पर छापा मारा था? आर्यन ने पूछा। मानव ने सिर हिलाया। उसके बाद से ही शशांक गायब है और शशांक पूरी दुनिया से छुप सकता है, लेकिन हमसे नहीं छुप सकता, बशर्ते उसे किसी ने छुपाया ना हो। अर्जुन का एक दोस्त चंद्रिका के कारण मारा गया, दूसरा पागल हो गया और तीसरी उसकी मंगेतर, वो भी रातों को नींद में चलने लगी है। यानी अर्जुन को चंद्रिका या अपार्टमेंट के बारे में कोई ना कोई जानकारी तो जरूर है, और उसके पास ये जानकारी होने का अर्थ है कि पहले मीडिया और उसके बाद पूरी दुनिया को उसके बारे में जानकारी हो जाएगी। आखिर वह एक पुलिस वाला है। आर्यन की भौहें फिक्रमंदी से तन गई। ये तो सही नहीं हो रहा, हमें इन्हें रोकना होगा और सबसे पहले तो इस शशांक को ही ढूंढना होगा। उसी की वजह से ये सारी मुसीबतें शुरू हो रही है। लैपटॉप बंद कर वो झटके से उठ गया। लेकिन अर्जुन राजपूत ने शशांक को छुपाया कहाँ होगा? जंगल के बीच ऐसी खूबसूरत जगह भी हो सकती है, कहाँ सोचा था अर्जुन ने। अनगिनत छोटी बड़ी पहाड़ियों के बीच वो छिछली नदी, उस नदी के किनारों के साथ दूर तक चलते हुए जंगली फूलों के वह नीले और पीले रंग, आसमान से आ रही उजली धूप, उन विशाल पेड़ों की झुरमुटों के बीच से जब जमीन को छूती है तो रूह पहली जगमगाहट में बदल जाती है। सब कुछ किसी जादुई दुनिया का लग रहा था, जहां कुछ भी हो सकता है। वो उस ठंडी नरम घास पर चलता हुआ जंगल की गहराई में उतरता जा रहा था कि एक खनकती हंसी की आवाज ने उसके चलने की दिशा बदल दी। वो उस तरफ पलटा तो जियाना एक पेड़ की ओट में खड़ी उसे देखकर खिलखिला रही थी। ये यहाँ कब आई, कैसे आई, और इसे कैसे पता कि इस वक्त मैं यहाँ जंगल में हूं? वो बुदबुदाया। ये कोई घूमने की जगह नहीं है जिया। कहते हुए उसने जियाना को नाटकीय तौर पर घूरा। नवविवाहिता की तरह गहरे नीले रंग की साड़ी पहने,
माथे पर एक मध्यम आकार की लाल बिंदी और सिंदूर से मांग भरे हुए। उसे देखकर अर्जुन के दिल से निकला कि लड़कियों की तरह तैयार होकर कितनी खूबसूरत लगती है ये झल्ली। जिया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। ये लुकाछिपी खेलने का वक्त है क्या? कुछ खफा सा अर्जुन उस पेड़ तक पहुंचा, लेकिन तब तक जियाना वहां से गायब हो चुकी थी। परेशान होकर उसने अपने आसपास देखा। जिया, उसने पुकारा और एक जगह झाड़ियों के बीच हुई हलचल ने उसे चुगली कर दी कि जियाना कहाँ है, उधर मत जाओ। अर्जुन उसे रोकने के लिए तेजी से उसी तरफ बढ़ने लगा। वैसे तो उसे जंगल के इस हिस्से के बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन जाने क्यों अंदर से आवाज आ रही है कि वह जगह सुरक्षित नहीं है। वहां जियाना के साथ कुछ बुरा हो सकता है। मनहूस है वो जगह। वो पेड़ों के झुरमुट से निकलकर जैसे ही जियाना के सामने पहुंचा। नहीं जिया। उसके होंठ कांप गए। जिसका डर था वही हो गया। जियाना वही खड़ी थी, अपने एक हाथ में अपना कटा सिर रखे और धड़ से खून का फव्वारा बहाती हुई। उसके पीछे उसकी छाया भयानक तौर से लंबी और लंबी होती जा रही है, इतनी लंबी कि अर्जुन की आंखें उसे देखते हुए आसमान तक चली गई। जिया, पूरे बदन पर एक साथ जैसे कितने ही बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो और वह हाथ पैर मारता हुआ जाग गया। अपने बदन और चेहरे से छूटता ताप वो खुद भी महसूस कर सकता है। ये चौगुनी हो चुकी धड़कने और डर से जिस्म का सुन्न हो जाना। बड़ी कठिनाई से उसने खुद को संभाला और यकीन दिलाया कि ये केवल एक भयानक सपना था। जियाना ठीक होगी, लेकिन बस एक बार उससे वह बात कर ले। मोबाइल हाथ में लेकर सबसे पहले उसकी नजर वक्त पर गई। सुबह के 10 बज रहे हैं। फिर कॉल करने से पहले ही उसके मोबाइल पर मिस्ड कॉल्स की वही लंबी कतार थी जिसमें चाचा जी, पांडे, सिन्हा और जियाना का भी नंबर था। वह जियाना को कॉल करता, उससे पहले ही पांडे की कॉल फिर आ गई। हाँ पांडे। आंखों के कोने चूटते हुए उसने वो कॉल उठाई। गुड मॉर्निंग सर, आप कब तक आ रहे हैं? आज दोपहर तक बारिश और तूफान की चेतावनी भी है, तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने दोपहर तक की ही परमिशन दी है। अरे यार, चलो मैं आता हूं। अर्जुन ने जाकर अपनी बालकनी में देखा तो वाकई आकाश बादलों से ढका हुआ था। हवाओं में जो गुनगुनाहट और तेजी थी, उसी से अंदाजा लग सकता था कि आज बारिश और तूफान आएगा ही। गुड मॉर्निंग। ऐसे में वहां जाना जरूरी है क्या? पीछे से वर्धन 2 कप चाय के साथ मौसम के मिजाज देखते हुए अर्जुन के पास आकर ठहरा। अर्जुन ने अपना कप हाथ में लिया। हाँ, बहुत जरूरी है। और पहला घूंट पीते ही जिया आई थी। वर्धन उसे देखते हुए धीरे से मुस्कुरा गया। चाय के स्वाद से ही वह समझ गया कि जियाना यहां आई होगी। मुझे जगाया क्यों नहीं? वो फिर नाराज हो जाएगी। वो आ तो रही थी तुझे मिलने, लेकिन जब मैंने कहा कि तुम 2 रातों से नाइट शिफ्ट कर रहे हो तो वो रुक गई। वर्धन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो ठीक तो थी ना? हाँ, लेकिन वर्धन ने अपना कप मुंडेर पर रखा और चुप हो गया। क्या लेकिन? वर्धन तय नहीं कर पा रहा कि उसे ये बोलना चाहिए या नहीं। सुबह मैं अपने इक्विपमेंट्स की जांच कर रहा था। शायद उसी बीच जियाना घर के दरवाजे तक पहुंची होगी और मेरे K2 मीटर में हलचल होने लगी। वॉइस रिकॉर्डर में अजीब सी आवाज रिकॉर्ड हुई। बताते हुए वो खुद भी काफी आंदोलित दिख रहा था। उसके साथ किसी तरह की एनर्जी जरूर जुड़ी हुई है। सुनकर अर्जुन की हथेलियों में भी पसीने आ गए। मैं तो पहले से ही जानता हूं कि ये मुसीबत अब जियाना के पीछे है। उस आवाज में कोई मैसेज है? अर्जुन ने पूछा। रिकॉर्डिंग टिम को भेज दी है, वो चेक करके बता देगा। वर्धन ने कहा। तुझे कुछ पता चला उस दाजू का या उस चंद्रदेव कुल के किसी सदस्य का? बिना किसी प्रतिक्रिया के अर्जुन का चुपचाप चाय पीते रहना उसे बता गया कि उसे कोई सफलता नहीं मिली है। बिना किसी लीगल परमिशन के मैं उन जंगलों में पांडे को लेकर भटकता हूं। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में किसी को भी भनक लगी कि ये सब मेरा पर्सनल चल रहा है तो वो वर्धन की तरफ देखकर खामोश हो गया। तू फिक्र ना कर अर्जुन, अब चाहे हमें इस मुसीबत का हल पता हो या ना हो, हम इससे भिड़ेंगे जरूर। बहुत हो गया मजाक। टिम और मैं उसी अपार्टमेंट जाकर वहां से कोई ना कोई सुराग जरूर लेकर आएंगे इस चंद्रिका का। वहां कुछ तो जरूर मिलेगा। मलबा। अर्जुन के बीच में बोलते ही वर्धन का मुंह बन गया। मलबा मिलेगा?
अनाथ आश्रम की बिल्डिंग का काम शुरू हो रहा है। शायद उस कॉम्प्लेक्स को तोड़े बिना ही कुछ चेंजेस कर जल्द से जल्द उसे काम में ले लिया जाएगा। अर्जुन ने बुरा सा मुंह बनाते हुए चाय का खाली कप वहीं मुंडेर पर धरा और फर्श को लांघता हुआ जाकर अपनी तैयारी करने लगा। दोपहर 1 बजे के आसपास अर्जुन उन उलझी हुई झाड़ियों के बीच रास्ता बना बनाकर जंगल में आगे बढ़ रहा था। उसके साथ एक फॉरेस्ट ऑफिसर था जो कि उन्हें जंगल के बीच रास्ता दिखा रहा था। अर्जुन कतई खुश नहीं था कि ये आदमी उनके साथ चले, क्योंकि ये उन्हें उन रास्तों से ले जा रहा था जो सामान्य है और जिन पर लोगों की आवाजाही होती है। इस जंगल के बीच से गुजरने वाले हाईवे ने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया है। उस हाईवे से कुछ ही अंदर जाकर वो मनहूस अपार्टमेंट है और लगभग वही जगह जंगल का केंद्र हुआ करती थी। अब किसी को इस जंगल में यदि छुपना है तो किस हिस्से में छुपेगा, क्योंकि जंगल का केंद्र अब केंद्र नहीं रह गया है। अर्जुन सर, मुझे नहीं लगता कि वो लुटेरे इस जंगल के इस हिस्से में छुपे हो सकते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर मयंक ने शायद 6ठी बार ये भविष्यवाणी की थी। और ऐसा क्यों लगता है आपको? अर्जुन के कुछ कहने से पहले ही पांडे ने उसे पूछ लिया। यहां से जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाता है पांडे जी। फिर किसी तरह के निशान भी तो नहीं मिल रहे। वो तो इसलिए कि हम मेन रोड से लगते हुए चल रहे हैं। आखिर अर्जुन को अपनी शिकायत सामने रखने ही पड़ी। लेकिन जिसे छुपना हो वो जंगल के बीच से गुजरेगा। अर्जुन अपनी सांसें संभालते हुए उसके पास वापस आया। देखिए मयंक, मैं जानता हूं कि आपको हमारी सुरक्षा की फिक्र है, आसपास नजरें फिराते हुए, लेकिन आप प्लीज हमें ये काम हमारे तरीके से करने दें। इस तरह तो हम बस यहां की खाक छानते रह जाएंगे और डिपार्टमेंट को क्लोजर रिपोर्ट जल्द से जल्द देनी है। उसकी इस बनावटी बात को मयंक भांप गया था, लेकिन वह भी जैसे इस नाटक में अपना किरदार निभा रहा था। अव्वल तो उसे कुछ समझ ही ना आया कि क्या ही प्रतिक्रिया दे। फिर उसने खुद को संयमित किया और एक नजर आसमान पर डाली। 2 बजे के बाद तूफान शुरू होने वाला है। उसके शुरू होने से पहले यही लौट आना। वैसे आप बेकार ही अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। उसने कंपास अर्जुन के हाथ में धरा और गहरी सी आवाज में, वहां कुछ नहीं मिलेगा इंस्पेक्टर। मयंक वहां से चल दिया। जब तक वह पेड़ों के बीच कहीं ओझल ना हो गया, तब तक अर्जुन और पांडे उसकी इस अजीबोगरीब प्रतिक्रिया पर बुत से बने वहीं खड़े थे। इसे क्या हुआ? अर्जुन की आंखें पांडे से मिली और वह दोनों एक तरफ बढ़ गए। अर्जुन को कुछ खास जानकारी तो नहीं थी उस कबीले या दाजू के बारे में, लेकिन इतना जरूर पता है कि चंद्रदेव कुल का वो कबीला जंगल में उत्तर की तरफ रहा करता था। शायद उन्हें आज भी उसी दिशा में बढ़ना चाहिए। अर्जुन और पांडे पेड़ों झाड़ियों के बीच इंसानी निशानियों को ढूंढते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। जंगल का यह हिस्सा इतना सघन था कि सिवाय कंपास के और कुछ नहीं था जो अर्जुन की मदद कर पाता किसी नियत दिशा में बढ़ने के लिए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा से चले थे और इस वक्त वह कहाँ है। उस पर यह सुहाना मौसम। अर्जुन आसमान की तरफ देखते हुए बुदबुदाया, जहां बादल हवाओं के साथ दिशाएं बदल रहे हैं। पांडे ने इस बीच शशांक की बात छेड़ी। उस अंधेरे कमरे में बंद रहकर इनकी प्रताड़नाएं झेलकर टूट चुका है, लेकिन जितना वो बता चुका है शायद उतना ही जानता था। ना उसने बाहर की दुनिया में से किसी का नाम लिया और ना ही बाहर की दुनिया में से कोई उसकी खोज खबर ले रहा है। अर्जुन के लिए कुछ नया नहीं था। बस एक और दरवाजा बंद होता हुआ महसूस हुआ था उसे। इस जंगल का आधा हिस्सा उसके थाने के क्षेत्र से बाहर है और आज आखिरी ही बार वो यहां छानबीन करने आया है। शशांक विला वाले हिस्से में तो जानवर भी कम ही पाए जाते हैं। अब बचा है हाईवे के इस पार का ये हिस्सा, जिसके लगभग अंत में ये पहुंच गए हैं। यहां से सामने कतार से खड़ी वो छोटी बड़ी पहाड़ियां हैं जो कि इस जंगल की सीमा रेखा मानी जा सकती है। यहां तक तो उन्हें किसी भी इंसान का सुराग नहीं मिला है और वो बुरी तरह थक चुके हैं। बस यार, अब और नहीं चल सकता। एक जगह ठहरकर अर्जुन ने पानी की बोतल मुंह से लगा ली। वापस चले क्या सर? मुझे लगता है शशांक के दाजू स्वर्ग सिधार गए होंगे। साला खुद ही 123 साल का है तो उसके दाजू कितने साल के होंगे? आज वापस जाकर अच्छे से पूछताछ करनी होगी। है तो एक नंबर का धूर्त, कहीं बेकार ही तो हमें टहला नहीं रहा। अचानक कहीं पास बहते पानी की आवाज पर अर्जुन का ध्यान गया। पांडे, एक बार उस तरफ भी देख आते हैं।
इंसान हो या जानवर, नदी के किनारों पर जीना आसान होता है। फिर अक्सर पानी के किनारों पर कदमों के निशान भी छूट जाते हैं। अर्जुन इसी उम्मीद में उस तरफ बढ़ा था, लेकिन जैसे ही